दोस्तों, जब भी मैं कोई रिपोर्ट शुरू करता हूं तो सबसे पहले उस रिपोर्ट में आपको वो खबर बताता हूं जो उस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर होती है। लेकिन दोस्तों, इस रिपोर्ट की तो सारी खबरें अपने आप में काफ़ी बड़ी हैं। सारी खबरें एकदम लेटेस्ट और बड़ी हैं जो आपके लिए सुनना बेहद ज़रूरी है। इस शख्स को आप जानते होंगे, सलमान मोबिका। इसने स्वीडन के अंदर कितनी बार कुरान को जलाया, ये मर चुका है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। इसकी डिटेल आगे आपको दूंगा, लेकिन पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं। ये खबर हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं सुन ली हो, लेकिन इस खबर की पूरी डिटेल बहुत तसल्ली के साथ आपको मैं यहां पर बताने वाला हूं। इजराइल ने सीरिया के अंदर ईरान की एम्बेसी और ईरान के एक खुफिया ठिकाने पर एक बहुत बड़ा हवाई हमला किया है, जिसमें अब तक 8 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ चुकी है। ये जो 8 लोग मारे गए हैं, इसमें 4 या 5 ईरान के IRGC के टॉप के कमांडर भी हैं। दरअसल इजरायली सेना ने सीरिया के उस इलाके में हमला किया है जहां पर हमला करने से पहले कोई भी देश 1000 बार सोचता है। बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया, VVIP एरिया, जैसे हमारी यहां पर दिल्ली में बहुत सारी एम्बेसीज जहां पर बनी हुई हैं, वहां पर परिंदा भी पर नहीं मारता है। काफी सेंसिटिव एरिया है, लेकिन उस एरिया में ईरान की एम्बेसी के बराबर में IRGC का एक हेडक्वार्टर था। उस हेडक्वार्टर को टारगेट करके इजराइल ने अपने F-35 लड़ाकू जेट का इस्तेमाल करते हुए 6 मिसाइलें दागी, जिसमें पूरा का पूरा हेडक्वार्टर तबाह हो गया। हेडक्वार्टर के जस्ट बराबर में ही ईरान की एम्बेसी थी, उस एम्बेसी को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान की एम्बेसी के बराबर में ही कनाडा की भी एम्बेसी थी, कनाडा की एम्बेसी को भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। तो ये एरिया जो था जहां पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है, हमला किया है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और VVIP एरिया था। तो इजराइल सारे नियम कानूनों को ताक में रखकर कहीं पर भी जाकर हमला कर रहा है और उसको रोकने वाला कोई भी नहीं है। फिलहाल ईरान की तरफ से धमकी दे दी गई है कि इस हमले का बड़ा खतरनाक बदला लिया जाएगा। जब भी ईरान के ऊपर कुछ इस तरह का हमला होता है, ईरान धमकियां देता है, लेकिन जिस तरह से इजराइल घुसकर हमला कर रहा है, कहीं पर भी घुस जाता है, इस तरह से इजराइल के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। भले ही ईरान कितना भी प्रॉक्सी वार लड़ रहा है, हिजबुल्लाह, हमास, हुतीस का साथ दे रहा है, लेकिन ईरान अभी तक खुलकर न इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन ले पाया है और न ही अमेरिका के खिलाफ कुछ कर पाया है। लेकिन इजराइल सारे नियम कानूनों को तोड़कर कभी लेबनान के अंदर घुस जाता है, कभी इराक के अंदर घुसकर हवाई हमले कर देता है। और अब ये जो हमला किया है, चलिए वैसे तो हमले बहुत सारे हो ही रहते हैं, लेकिन ये VVIP एरिया में हमला हुआ है जहां पर बहुत सारी एम्बेसीज बनी हुई हैं देशों की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा आतंक को कौन फैला रहा है। ये चीजें ना तो हमारे देश की गोदी मीडिया को देखेंगी और ना ही यूरोपीय मीडिया इस पर कुछ बोलेगा। इस हमले के बाद दुनिया भर में इजराइल ने अपनी सभी एम्बेसीज में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तो इजराइल एक ऐसा देश बनता जा रहा है जिसको दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत इस वक्त मिल रही है, और अपने आप को इजराइल ने ऐसा बना लिया है कि अब इजराइल का नाम सुनते ही इंसान के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नफरत भर रही है, क्योंकि जिस तरह की हरकतें ये लोग कर रहे हैं, ये खुला युद्ध अपराध है। इस हमले पर रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान आया कि ईरानी दूतावास पर हमला ईरान की जमीन पर हमला है। यह हमला काफी खतरनाक है और इस तरह के हमले इस क्षेत्र को युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं। यह हमला सीधे तौर पर ईरान की धरती पर हमला है, क्योंकि ईरान का दूतावास ईरान का ही क्षेत्र माना जाता है। तो खुले तौर पर इजराइल ने ईरान की धरती पर हमला कर दिया है। अब देखते हैं कि ईरान इसका बदला किस तरह से लेता है। फिलहाल ये काफी खतरनाक है। इजराइल जो कुछ कर रहा है ना, इससे कभी भी कुछ भी दुनिया में खतरनाक चीजें पैदा हो सकती हैं। फिलहाल अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। इस शख्स को आप लोग अच्छे से जानते और पहचानते होंगे। पहले आपने कई बार इसकी तस्वीरें देखी होंगी जहां पर यह पवित्र कुरान को जलाता हुआ नजर आ रहा है। पाकीज़ा कुरान को इसने कितनी बार स्वीडन के अंदर रहकर अपने हाथ से जलाया है और इसको पुलिस ने सुरक्षा भी दी है। यह मारा गया है। दरअसल ये इराक का रहने वाला था। इराक से भागकर ये नॉर्वे पहुंच गया था। नॉर्वे जाकर इसने वहां की नागरिकता ले ली। उसके बाद नॉर्वे से ये स्वीडन वापस आ गया। स्वीडन में भी ये वहां की नागरिकता लेने वाला था, लेकिन इसने इस तरह के वहां पर कारनामे किए, जिसके बाद दुनिया भर के देश भड़क गए और इराक ने भी ये कहा कि इसको हमारे यहां पर वापस भेजें। स्वीडन की सरकार ने इसको ईरान डिपोर्ट करने के बजाय नॉर्वे डिपोर्ट किया, क्योंकि ये नॉर्वे से ही स्वीडन के अंदर आया था। नॉर्वे की भी नागरिकता इसके पास थी,
लेकिन नॉर्वे जैसे ही ये पहुंचा है वहां पर जाकर इसकी मौत हो गई है। अब इसकी मौत कैसे हुई है ये खबर सामने नहीं आ रही है, लेकिन कुरान को जलाने वाला ये शैतान रमजान के महीने में नॉर्वे के अंदर मरा हुआ पाया गया है। दोस्तों, कई दिन पहले मैंने आपको एक खबर दी थी कि वर्ल्ड सेंट्रल किचन नाम की एक संस्था ने गाजा के भूखे लोगों को खाना खिलाने का बेड़ा उठाया है। वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने कहा है कि हम गाजा के भूखे लोगों तक खाना पहुंचाएंगे और उसकी शुरुआत भी इस संस्था ने कर दी थी। इस वर्ल्ड सेंट्रल किचन नाम की संस्था में दुनिया भर के तमाम देशों के लोग मौजूद हैं। ऐसे ही 5 लोग गाजा के अंदर खाना लेकर जा रहे थे इस संस्था से जुड़े, जिनकी गाड़ी पर इजरायली सेना ने हमला किया और उस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई। वर्ल्ड सेंट्रल किचन से जुड़े ये 5 लोग पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और यूके से हैं। इजराइल की सेना ने इनकी गाड़ी पर हमला करके इनको भी मार दिया, क्योंकि ये लोग गाजा के भूखे लोगों के लिए खाना लेकर जा रहे थे। आप लोग लगातार कमेंट करते हैं, बहुत सारे कमेंट में देखता हूं कि वो जो किचन आने वाला था वर्ल्ड सेंट्रल किचन, उसका क्या हुआ। ये लोग काम करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन इजराइल ने इनको भी निशाना बनाया। दोस्तों, लास्ट रिपोर्ट में मैंने आपको एक खबर और दी थी कि इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू अल जजीरा पर प्रतिबंध लगाने का प्लान बना रहा है। रात इसकी सरकार के सांसदों ने एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग में एक कानून पास हो चुका है। इजराइल के अंदर अल जजीरा को अब बंद कर दिया जाएगा। नेतन्याहू ने कहा कि अल जजीरा हमेशा इजराइल विरोधी प्रोपेगेंडा दुनिया में फैलाता है। 7 अक्टूबर के हमले में भी अल जजीरा पूरी तरह से शामिल था, लिहाजा हम इजराइल के अंदर अल जजीरा पर पाबंदी लगाते हैं। इजराइल के अंदर जब अल जजीरा को बैन कर दिया गया है, तो अब अल जजीरा के पत्रकारों को गाजा के अंदर भी इजराइल की सेना नहीं घुसने देगी, क्योंकि गाजा के अंदर का रास्ता भी इजराइल से होकर ही गुजरता है और उन सारे रास्तों पर इजराइल की सेना ने नाकाबंदी कर रखी है। तो अब अल जजीरा के पत्रकारों को गाजा में ग्राउंड रिपोर्टिंग करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि अल जजीरा वहां पर अब रिपोर्टिंग ना कर पाए। अभी इन पत्रकारों को गाजा के अंदर जाने की आज़ादी है, इसलिए ये वहां पर जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, वापस इजराइल के अंदर आकर होटलों में रह लेते हैं, यहाँ पर खाना पीना कर लेते हैं। लेकिन अब जब प्रतिबंध लगा दिया गया है तो इनके लिए बहुत मुश्किल होगा और हो सकता है कि अब इनको टारगेट करके इजरायली सेना गाजा के अंदर मारे भी। एक और बड़ी खबर वेस्ट बैंक से आ रही है। इजराइल लगातार फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा किए जा रहा है। वेस्ट बैंक के एड्जियन ब्लॉक में 42 एकड़ जमीन पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया है और इजराइल ने वहां पर अपना बोर्ड भी लगा दिया है। तो जहां पर इजराइल को मौका मिल रहा है वो फिलिस्तीन की जमीनों को अभी भी कब्जाने में लगा हुआ है। फिलहाल 100 बात की एक बात यह कि इजराइल पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुका है। दुनिया भर के लोग अब इजराइल से कहीं ना कहीं नफरत करना शुरू कर चुके हैं। ये जो हमला किया है ईरान के ऊपर इजराइल ने, इस हमले के बाद ईरान का क्या रिएक्शन होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन ईरान ने धमकी बड़ी दी है। सीरिया के दूतावास के जो राजदूत थे उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इसका रिएक्शन जो होगा ना वो बहुत खतरनाक होगा। ईरान धमकी ऐसी बहुत बड़ी बड़ी देता है। अब देखते हैं कि वाकई में क्या रिएक्शन होगा या फिर अभी भी प्रॉक्सी वॉर ही ईरान लड़ता रहेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।